इधर में ध्यान से सुनना, प्रोबेबिलिटी बचपन से पढ़ते आ रहे हो। क्लास 9th में किन किन बच्चों ने प्रोबेबिलिटी पढ़ा था पहले बता दो। 9th में कोई नहीं पढ़ा? नहीं, कभी भी 9th में पढ़ा गया? 9th के सिलेबस में था क्या प्रोबेबिलिटी? एक्चुअली पहले होता था, बीच में कुछ समय के लिए डिलीट हो गया, अभी तो नहीं है प्रोबेबिलिटी, है ना? तो मैं इसलिए मुझे नहीं पता, पहले प्रोबेबिलिटी होता था, हमारे टाइम भी होता था। तो उस समय जब बच्चे प्रोबेबिलिटी पढ़ते थे तो उस तरीके को बोलते थे इंपिरिकल प्रोबेबिलिटी या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। वो एकदम बेसिक अप्रोच थी प्रोबेबिलिटी की। तो उसमें क्या करते थे, हम कोई भी एक्सपेरिमेंट को बार बार करते थे और देखते थे कितने बार हमारे फेवर में आउटकम आया। जैसे मान लो एक कॉइन को मैंने 100 बार टॉस किया, 80 बार हेड आया, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 80/100 ये बोला जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी या एम्पिरिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये सबसे पुरानी अप्रोच थी। जब मैथ स्टार्ट हुआ ना, प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक स्टार्ट हुआ ना, तो सबसे पहले लोगों ने इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी या चांस निकालना सीखा। फिर दूसरी अप्रोच आई जिसको बोलते हैं क्लासिकल अप्रोच, जो क्लास 10th में तुम लोग पढ़ते हो। तो क्लास 10th में सबसे पहले क्या पढ़ते हो? इक्वली लाइकली आउटकम्स के बारे में पढ़ते हो। अगर याद होगा कि अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसके जो आउटकम्स है वो इक्वली लाइकली है कि नहीं। जैसे क्वाइन को टॉस किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, डायस को थ्रो किया 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, सभी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। ये अप्रोच जो थी प्रोबेबिलिटी की, ये थी क्लासिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। लेकिन इसके बाद कई बार ऐसी कंडीशन आई जब हो सकता है एक्सपेरिमेंटल आउटकम्स जो है इक्वली लाइकली ना हो, किसी चीज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो और किसी की प्रोबेबिलिटी कम हो। इसलिए 1900 सेंचुरी में कोलमोग्रोव रशियन मैथमेटिशियन ने एक नया दृष्टिकोण दिया, अप्रोच दिया प्रोबेबिलिटी का, जिसको बोलते हैं एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जिसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स उसने दिए और वो रूल फॉलो होते, और यही मॉडर्न प्रोबेबिलिटी है जो अभी तक के सारे सिस्टम्स में, जितने भी एआई मॉडल है, एआई टूल है, सभी में ये वाली अप्रोच यूज होती है। क्लियर हो गया ये चीज? तो एक्सियोमेटिक अप्रोच में 3 बेसिक एक्सियोम्स है, जो अभी मैं बता रहा था वो सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, 3 बेसिक एक्सियोम है। सबसे पहला एक्सियोम जो है वो ये है कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगी? 0। सेकेंड अप्रोच है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। अब एस क्या होता है मैं बताऊंगा अभी डिटेल में। एस का मतलब होता है सैंपल स्पेस, हर एक टर्म को डिफाइन करूंगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। और थर्ड एक्सियोम ये था। अब ये एक्सियोम एक सर्टेन कंडीशन पे फॉलो होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तीनों एक्सियोम को बाद में और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं प्रोबेबिलिटी के टर्म्स पे, जो जो चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एक कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके आउटकम्स को प्रिडिक्ट न कर सके उसको बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये वर्ड बार बार आपके में आएगा तो आपको समझ जाना है। क्लियर? जैसे डायस को रोल करना, कॉइन को टॉस करना, कार्ड सेलेक्ट करना, ये सारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। सेकेंड, आउटकम्स, जो जो पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकते हैं उस एक्सपेरिमेंट के, उसको बोलते हैं आउटकम्स। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, और इन आउटकम्स को अगर हम सेट के फॉर्म में लिखें तो उस सेट को बोलते हैं सैंपल स्पेस, और उसको डिनोट किया जाता है एस से। क्लियर हो गया ये चीज? जैसे मैंने एक डायस को रोल किया, क्या है ये? रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसके रिजल्ट्स क्या क्या आएंगे? 1 2 3 4 5 6। तो ये उसके आउटकम्स हो गए 1 2 3 4 5 6, और इसी को मैंने एक सेट के फॉर्म में लिख दिया तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस। क्या यहां तक की चीजें? सौभाग्य, ध्यान दे, यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? फिर उसके बाद आता है इवेंट। इवेंट क्या होता है? इवेंट सैंपल स्पेस का ही एक सबसेट होता है। जैसे अगर मैंने एक इवेंट डिफाइन किया गेटिंग एन इवन नंबर, तो ये एक इवेंट हो गया। गेटिंग एन ऑड नंबर, तो वो क्या हो गया? एक इवेंट हो गया। समझ में आ गया सबको ये चीज? ठीक है, अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट कुछ चीजों पे, टाइप्स ऑफ इवेंट्स। तो ये सारे टाइप्स आप लोग पहले कभी ना कभी देखे हो, जैसे इम्पॉसिबल इवेंट्स, याद है कि नहीं? लिखते जाओ, ये टर्म्स लिखते जाओ। ठीक है, लिखो सबसे पहले इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट के बारे में क्या जानते हो? किसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट? जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। श्योर या सर्टेन इवेंट? श्योर या फिर सर्टेन इवेंट? यस, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट इज 1। क्लियर?
सिंपल या एलिमेंट्री इवेंट, नहीं बस ऐसी टर्म्स, ये पूरा 11th का पार्ट है, ये पूरा 11th में तुम लोग पढ़ चुके रहते हो। हाँ, सिंपल या एलिमेंट्री इवेंट। तो सिंपल इवेंट क्या होता है, जैसे अगर डाइस को रोल किया, गेटिंग 1 अगर मेरा इवेंट है तो सिंपल इवेंट, गेटिंग 2 सिंपल इवेंट, जिसमें एक ही एलिमेंट हो उसको क्या बोलते हैं, सिंपल इवेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंपाउंड इवेंट, ऐसे इवेंट जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट हो, जैसे कि गेटिंग एन इवन नंबर, तो उसमें क्या देगा 2 4 6, तो ये क्या हो जाएगा कंपाउंड इवेंट। क्लियर हो गया ये चीज। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, जैसे कि अगर मान लो मैंने एक इवेंट ए डिफाइन किया, गेटिंग 1 2 3, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या हो जाएगा, ए डैश क्या हो जाएगा। अगर एक्सपेरिमेंट मेरा रोलिंग डाइस है, मेरा इवेंट ए हो गया 1 2 3, तो ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 4 5 6। और ये कैसे निकलता है, सेट थ्योरी से रिकॉल करके बताओ, ए डैश कैसे निकलेगा, s माइनस ए करने से। क्या ये समझ में आ गया सबको। ठीक है, सैंपल स्पेस में से इसको हटा दो तो ये बच जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री में। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ यहां से ये सारी चीजें नोट करना अच्छे से ना, ये तो लोग पढ़े हो सबके सब 11th में, लेकिन मुझे पता है ठीक से आंसर नहीं कर पाओगे, इसलिए नोट करते जाओ। सबसे पहले लिखो इवेंट ए और बी, इवेंट ए और बी गलत, यूनियन। और का मतलब क्या होता है, यूनियन। तो यहां पर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। क्या ये क्लियर हो गया। सेट थ्योरी रिकॉल करवाते चलता हूं, यहां पर ध्यान देना। मान लो ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस हो गया, यहां पर एक इवेंट ए हो गया, यहां पर एक इवेंट बी हो गया। ठीक है, अभी ये बताओ ए यूनियन बी मतलब कौन सा वाला पार्ट है, यहां पर बीच वाला। ए और बी पूरे को मिला के जो बना वो ए यूनियन बी, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या ये समझ गए, सेट थ्योरी में भी यही चीज पढ़ते थे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या ये क्लियर हो गया। ग्राफिकली अगर देखा जाए तो ए इंटरसेक्शन बी, वेन डायग्राम में ए इंटरसेक्शन बी वाला कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। वेन डायग्राम यूजफुल होगा आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ध्यान रखना है। क्या ये क्लियर हो गया सबको। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, ये क्या लिखा हुआ है देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी। इसका मतलब क्या हुआ, ए बट नॉट बी। इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, मतलब ए के अंदर आने वाले एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी लेकिन बी के अंदर नहीं आने वाले एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी। हाँ, इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेन डायग्राम में। अगर वेन डायग्राम में ये पूरा सैंपल स्पेस एस हो गया, ये इवेंट ए हो गया, ये इवेंट बी हो गया, तो बताओ ए माइनस बी वाला पार्ट कौन सा हो गया यहाँ पर, ये वाला पार्ट बस आएगा, है ना। मतलब वो वाला पार्ट जो ए के अंदर है सिर्फ, और जो बी के साथ इंटरसेक्शन में उसको नहीं लिया जाएगा। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए माइनस बी। क्या ये क्लियर हो गया। इसी को और एक तरीके से लिखते हैं, देखो ये भी तरीका याद रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसका मतलब समझो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी, मतलब ए के अंदर होना चाहिए, नॉट मतलब क्या हो गया, बी का क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। क्या ये क्लियर हो गया सबको। हाँ, अब जल्दी बताओ, अगर ऐसा लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट नॉट ए, बी बट नॉट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट नॉट ए मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश या ए डैश इंटरसेक्शन बी। क्या ये क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा इसको निकालने का तरीका क्या होगा, वेन डायग्राम से देख के बताओ, वेन डायग्राम से देख के बताओ। अगर आपको ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो कि यहां पर है, तो ये प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप पूरे एक ही प्रोबेबिलिटी निकालोगे और उसमें से क्या करोगे, ये वाली प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दोगे। मतलब क्या बनेगा फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। याद रखना ये फॉर्मूला बहुत बार यूज होगा। ठीक है, ये दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए, और उस समय नहीं बताओगे ठीक नहीं होगा। आज ही पूछूंगा ना मैं ये,
ठीक है, हो गया यहाँ तक क्लियर? हाँ, बी इंटरसेक्शन ए डैश क्या बनेगा फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी, जो भी लिख सकते हो चलेगा। ठीक है, तो ये जो आपने लिखा है ये एक्चुअल में ये वाले रीजन की प्रोबेबिलिटी है। सबको समझ में आया क्या? जल्दी बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है ये? बी इंटरसेक्शन ए डैश, या जिसको आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए बोल सकते हो, या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट नॉट ए बोल सकते हो, बी बट नॉट ए। क्या ये क्लियर हो गया? जल्दी बताओ सर। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश अगर निकालना है तो कैसे निकलेगा? प्रोबेबिलिटी के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अच्छा ठीक है, छोड़ो उसको, दूसरी चीज पूछता हूँ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है तो कैसे निकलेगा ये बताओ। फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑल पॉसिबल आउटकम, जिसको हम क्या बोलते हैं? एन ऑफ एस। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब दूसरी चीज जो क्लास 10th में तुम लोग पढ़ते थे, जो क्लासिकल और एक्सियोमेटिक अप्रोच दोनों में होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश क्या होता था? ये वाली वैल्यू क्या होती थी? 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कैसे निकलेगा अब बताओ? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्या ये समझ में आ गया? ये पूछना चाह रहा था मैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश अगर निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान में रखना। यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। समझ गए ना? या इसको कई बार ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोबेबिलिटी और ए के ऊपर में क्या लगा देते हैं? बात। क्या ये क्लियर हो गया? सभी का मतलब सेम है इनका। ठीक है, हटा दो इसको। yes, yes. चलो अब मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं, तुम लोग बताना मुझे कि किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट ए एंड नॉट बी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोल दे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी या नॉट ए एंड नॉट बी, दोनों का मतलब सेम है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी, दोनों का मतलब सेम है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन में इंटरसेक्शन आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? बी डैश। एंड है, एंड का मतलब क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन। क्या ये क्लियर हो गया? और यहाँ पर ये जो नॉर लगा है ना, तो उससे मत समझ लो वो ओआर वाला और है ना। ये नाइदर ए नॉर बी मतलब ना ही ए के अंदर एंड ना ही बी के अंदर, तो इसका मतलब ये होता है और इसका मतलब ये होता है। क्या ये सबको क्लियर हो गया? जल्दी बताओ। अब बताओ, ये प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालने दे और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, ये तीन चीजें दिया है। कौन कौन सी तीन चीज? ए दे दिया, बी दे दिया और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे दिया। ठीक है, और बोलता है ये निकालो। तो बताओ कैसे निकालेंगे? ग्राफ में कैसे बनेगा? ये अच्छा क्वेश्चन है, बताओ ग्राफ में कैसे बनेगा? ये गोले है, बता इसके बाद। गोले के बाहर, डब्बे के अंदर नहीं। इस तरीके से अगर सोचोगे, यहां पर ये बोल रहा है ए डैश का मतलब ए के बाहर, ए डैश का मतलब ए के बाहर, बी डैश का मतलब बी के बाहर, और इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो कॉमन है। तो ए के बाहर और बी के बाहर का कॉमन क्या होगा? तो ए के बाहर और बी के बाहर का कॉमन मतलब ये बताओ। समझ में आया कि नहीं? क्या ये क्लियर हो गया? तो इसको निकालोगे कैसे? अगर ये वाले रीजन की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो कैसे निकालोगे? ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि ये पूरे दोनों गोले को मिला के क्या बनता है? ए यूनियन बी। 1 में से माइनस कर दो। क्या ये क्लियर हो गया? अगर मान लो वेन डायग्राम से नहीं समझ पा रहे हो तो याद होना चाहिए, डी मॉर्गन्स लॉ सेट थ्योरी में पढ़ते थे, तो याद दिलाओ। सुनो क्या होता था डी मॉर्गन्स लॉ में, ये अगर इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ पर इंटरसेक्शन आ रहा है तो उसको हम क्या लिख सकते थे? यूनियन बना देते थे और होल कॉम्प्लीमेंट कर देते थे। याद आया ये?
ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट अंदर जाता है तो सबके कॉम्प्लीमेंट हो जाते हैं, तो ए डैश बी डैश और बीच में यूनियन का क्या बन जाता था, इंटरसेक्शन। इसको बोलते थे डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ लगाने के बाद अब किसी भी नॉट की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कैसे निकाली जाती है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जो भी इवेंट है, क्या इवेंट है यहाँ पर, ए यूनियन बी। समझ गए ना ये चीज? तो सारे फॉर्म्स आपको ध्यान में रखने, घुमा फिरा के कुछ भी पूछेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको? कितने मार्क्स का आता है प्रोबेबिलिटी का ठीक ठाक वेटेज है, नहीं 5 से ज्यादा है, 10 से कम है, 8 के आसपास बोल सकते हो। एक तो 4 नंबर का केस स्टडी आएगा, हाँ बेस थ्योरम पे, ठीक है, और 2 नंबर का इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे आएगा, और एक एमसीक्यू आएगा, मतलब 8 नंबर का चांस है इसका। ठीक है, क्या ये क्लियर हो गया? जल्दी बताओ। ठीक है, अब देखो ये जो स्टेटमेंट्स है ना, ये अलग अलग फॉर्म में पूछ सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए और बी, तो मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या, ए यूनियन बी, तो सीधे आपको क्या निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। समझ गए? और जो भी स्टेटमेंट होगा आगे देखते जाएंगे हम बीच बीच में। क्या यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई? जल्दी बता दो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको ध्यान में रखना है, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, एडिशन फॉर्मूला, ये वाला ए यूनियन बी वाला। क्लियर हो गया ना? ये क्लियर है? ठीक है, और बाकी सारे फॉर्म्स जो मैंने बताया लिख के रखे हो कि नहीं, बताओ जल्दी। हाँ, हटा दो इसको अब मैं पूरा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। हाँ, ये भी 11th में पढ़े हो, सेट थ्योरी में भी पढ़े हो, प्रोबेबिलिटी में भी पढ़े हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स, ऐसे सेट्स को बोलते हैं जिनका इंटरसेक्शन क्या होता था, नल सेट। अगर ए इंटरसेक्शन भी नल सेट होता है तो इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स बोलते थे। और इवेंट्स की बात करें तो ऐसे इवेंट्स जिनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, 0, उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। याद रखना, नोट करके रखना है। ठीक है, हो गया ये? नहीं सर। अच्छा ये बताओ, अगर ये हो गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला है अब वो बदल जाएगा। अभी हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूला इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो हट जाएगा और सीधे सीधे ये फॉर्मूला। क्या ये क्लियर हो गया? और यार एक्सियोमेटिक अप्रोच जो मैं बता रहा था उसमें एक एक्सियोम ये वाला था, और वो एक्सियोम के पीछे एक स्पेशल कंडीशन है। कंडीशन क्या है, ए और बी कौन से इवेंट्स होने चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। एक भी कॉमन नहीं होना चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के वेन डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। समझ गए ना? दो सेपरेट इवेंट्स रहेंगे, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं। नेक्स्ट, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स पता है क्या होता था? एग्जॉस्टिव इवेंट्स ऐसे इवेंट्स जिनका यूनियन लेने पे अगर हमें पूरा का पूरा सैंपल स्पेस मिल जाए तो उन्हें एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलते हैं। जैसे अगर मान लो एक डैश को रोल किया, सैंपल स्पेस क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6। इवेंट ए ले लिया, 1 2 3 आना। इवेंट बी ले लिया, 3 4 5 आना। इवेंट सी ले लिया, 4 5 6 आना। तो ये वाले इवेंट्स क्या हो जाएंगे, इन सबका यूनियन जब लेंगे तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस मिल जाएगा। तो ऐसे इवेंट्स को क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्या ये क्लियर हो गया? हाँ, अब कभी कभी पूछ देता है 1 मार्क के लिए एमसीक्यू में। ठीक है, टर्म आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। एग्जॉस्टिव इवेंट्स मतलब वो सारे इवेंट्स जिनका यूनियन सैंपल स्पेस होता है। ठीक है, ये तो पक्का आता है, एक्सक्लूसिव तो बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, ध्यान रखना है। एग्जॉस्टिव ज्यादा यूज नहीं होता है। लास्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, मतलब जिसमें दोनों ही चीजें। ऐसा कोई इवेंट का एग्जांपल दो जो एक्सक्लूसिव भी हो और एग्जॉस्टिव भी हो। जैसे गेटिंग एन इवन नंबर, गेटिंग एन ऑड नंबर, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, नल सेट। दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस। तो ऐसे इवेंट्स जिनका इंटरसेक्शन नल सेट और जिनका यूनियन सैंपल स्पेस बन जाता है उन्हें एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलते हैं। क्या ये क्लियर हो गया? yes. हटा दो ये पूरा 11th रिवाइज करा रहा हूँ, 12th में पहुंचा नहीं होगी मैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो जो एक्सियोमेटिक अप्रोच है उसमें फर्स्ट एक्सियोम ये वाला था,
किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है। सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस 1 होता है। थर्ड है एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए ये वाली प्रोबेबिलिटी इसके इक्वल होती है। ठीक है, उतनी काम की चीज नहीं, जितना इंपॉर्टेंट था बता दो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो यहाँ पर इक्वली लाइकली आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जैसे डैश को थ्रो किया, सारे आउटकम्स इक्वली लाइकली है, हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। ठीक है, मान लो किसी ऐसे आउटकम पे जाता हूं जिसमें 10 आउटकम हो, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें 10 आउटकम्स, हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो कितनी होगी प्रोबेबिलिटी हर एक आउटकम की? 1/10, 1/10, 1/10, 0.1। क्लियर हो गया ये चीज? तो ये बताना चाह रहा था कि अगर मान के चलो किसी एक्सपेरिमेंट में n आउटकम्स है, तो हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम क्या हो जाएगा? आंसर होगा 1/n के इक्वल। क्या ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट, हाँ ये वाला ध्यान रखना, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी में 3 इवेंट्स वाला ये वाला क्वेश्चन जो सेट थ्योरी में आता था, याद है कि नहीं? ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C माइनस दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। याद है ये वाला? सेट थ्योरी में ये वाला करते थे हम लोग। वेन डायग्राम में इधर पे आ गया A, इधर पे आ गया B। पढ़ा कि नहीं 11th सबने? सी याद है कि नहीं ये वाला पार्ट? तो अगर A यूनियन B यूनियन C ये पूरे का यूनियन निकालना है, तो वो निकालने के लिए ये फॉर्मूला बनता था। फॉर्मूला नहीं लगा के हम जनरली वेन डायग्राम से कैलकुलेट कर लेते थे ये वाले। ठीक है, तो वैसे चांस कम है ये वाले का आने का, लेकिन अगर आ गया तो ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट, तो ये सारी चीजें मैंने बता ही दिया ऑलरेडी, ये सारे समरी होगी। यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। 12th का क्या था सर इसमें? 12th का अभी तक चालू नहीं हुआ है, यहाँ से स्टार्ट होगा 12th का। हाँ 12th का चालू करना है आप लोग, 12th का स्टार्ट करते हैं। केस बेस में बेस थ्योरम आता है, वो केस बेस में आने का चांस नहीं है। ठीक है, चलो हेडिंग डालो। 12th का पार्ट यहां से स्टार्ट होता है। सबसे पहला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पहले बता दूं क्या क्या टॉपिक है 12th में? पहले टॉपिक जान लो क्या क्या है। सबसे पहला टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसपे बेस्ड है फर्स्ट एक्सरसाइज। हाँ ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक सरप्राइज भी है, देखो सुनना ध्यान से। सबसे फर्स्ट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसपे पूरा फर्स्ट एक्सरसाइज है। सेकेंड टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, और इसके अंदर ही एक और टॉपिक आता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स। फिर थर्ड एक्सरसाइज, ये फर्स्ट एक्सरसाइज हो जाती है। चैप्टर नंबर कितना है? 9 या 13 क्या है? 14 जो भी है। एक्सरसाइज 1 ये है, एक्सरसाइज 2 ये है, एक्सरसाइज 3 सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जिससे 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन बनता है, जो है बेस थ्योरम पे। बेस थ्योरम पे, और इसमें एक और है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। इसका क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनता है, लेकिन वो बेस थ्योरम से कनेक्टेड टॉपिक है। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक है, 3 एक्सरसाइज है। फिर उसके बाद आ जाता है 4th एक्सरसाइज, जो कि मिसलेनियस एक्सरसाइज है। मिसलेनियस एक्सरसाइज है। ठीक है, अब ये आपके एनसीईआरटी का सिलेबस नया वाला, लेकिन पुराने सिलेबस में एक और टॉपिक आता था रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल ये पिछले 3 सालों से एनसीईआरटी से रिमूव कर दिया गया है, लेकिन फिर भी इसका क्वेश्चन बोर्ड्स में आता है। समझ गए? यही सरप्राइज था। तो ये वाला जो टॉपिक है रैंडम वेरिएबल, और उसका मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब भी है। इसका मीन हो गया, वेरिएंस हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। ये पिछले 3 सालों से एनसीईआरटी से गायब है, लेकिन बोर्ड्स के पेपर में है इसके क्वेश्चंस। हाँ ये है, वो पढ़ेंगे, हम डिस्कस करेंगे। तो क्या ये क्लियर हो गया? तो स्टार्ट करें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ। चलो, अच्छा इधर में ध्यान से सुनना। एक और चीज बता दूं, इसका वेटेज जो है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का हो सकता है। इसका वेटेज जो है 1 मार्क या 2 मार्क्स का हो सकता है, और इसका वेटेज जैसे मैंने बताया 4 मार्क्स का है। और ये आएगा तो ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के वेटेज पे आएगा। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि इसको अगर सीखोगे ना फर्स्ट वाला एक्सरसाइज, तभी आगे वाला समझ में आएगा। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सबका बैकबोन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ। हेडिंग डालो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी।
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो जैसा इसका नाम है कंडीशन, यहाँ पर एक कंडीशन गिवन होगी आपको, ठीक है। एक एग्जांपल के लिए सुनना, मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ और आंसर बताना कोशिश करना। अगर मान लो मैंने एक डैश को थ्रो किया, तो सारे पॉसिबल आउटकम क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6 सैंपल स्पेस बन गया। अब अगर मान के चलो मैंने एक हिंट दे दिया कि भाई जो आउटकम आया वो एक इवन नंबर आया है, मैंने बता दिया, ठीक है। अब बताओ कि 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो आप आंसर क्या बोलोगे? 1/3। क्यों? क्योंकि अब आपको एक हिंट गिवन था। क्या ये क्लियर हो गया? तो वैसे ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कंडीशन गिवन होगी, एक हिंट गिवन होगा, ठीक है। और इसका फॉर्मूला जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। तो वो जो गिवन, जैसे मैंने बता दी ना, आउटकम इवन नंबर आया तो वो गिवन वाला इवेंट हो गया। इसको रीड ऐसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। लिखेंगे ऐसा, ध्यान से समझना, लिखेंगे इस तरीके से। और इसका जो फॉर्मूला बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ का, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। नोट करो जल्दी ये फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। नोट कर लिया? हाँ, वो गिवन मतलब वो हमें पता है वो कंडीशन क्या है। अब अभी जो मैंने क्वेश्चन तुम लोगों से पूछा, उसी क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से सॉल्व करके देखते हैं कि 1/3 कैसे आएगा, ठीक है। तो अभी मैंने जो क्वेश्चन दिया उसमें क्या था, एक डैश को हमने रोल किया, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी जो गिवन वाली कंडीशन थी क्या थी, मैंने क्या बता दिया था, हिंट क्या था, आउटकम क्या है, इवन नंबर। तो जो गिवन है उस इवेंट को हम क्या ले लेंगे, एफ ले लेंगे। तो इवेंट एफ के एलिमेंट क्या आ जाएंगे, इवेंट एफ के एलिमेंट क्या आ जाएंगे, 2 4 6, क्योंकि आपको पता था कि आउटकम क्या है, इवन नंबर। इवेंट ई क्या है, जिस चीज की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो मैंने क्या बोला, किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालो कि आउटकम क्या हो, 4 आए। तो ये हो गया इवेंट ई। समझ में आएगी नहीं ये चीज? अब अगर आपको ये निकालना है तो पहले आप ये फॉर्मूला इवेंट्स डिफाइन करोगे, अब ये वाली चीज निकालोगे। ये वाली चीज मतलब क्या निकालना पड़ेगा, ई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ जाएगा, चेक कर लो, 4 आएगा। अब आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, उस इवेंट में कितने एलिमेंट है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं। समझ में आएगी नहीं? तो इसमें कितने एलिमेंट थे देख लो जल्दी से। एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो वो कितना हो गया 1। एन ऑफ एस का मतलब कितना हो गया 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/6। क्या ये समझ में आया सबको? जल्दी बताओ। हाँ देखिए इधर पे, सबसे पहले ना हम इवेंट्स को डिफाइन करेंगे, पहले सैंपल स्पेस बनाएंगे। इवेंट एफ जो गिवन वाला इवेंट था, इवेंट ई जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फिर ये फॉर्मूला हमको पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। फिर यहाँ पर फॉर्मूले में क्या आता है, सबसे पहले ई इंटरसेक्शन एफ। तो हम क्या करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, ई और एफ का। समझ में आ गया? फिर उसके बाद ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, उस इवेंट में कितने एलिमेंट है डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल इवेंट्स। यही हो गया। तो अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना तो इसमें कितने एलिमेंट है डिवाइडेड बाय टोटल कितने। तो इसमें कितने एलिमेंट था, एक ही था, डिवाइडेड बाय कितना हो गया 6। तो ये कितना आ गया 1/6। डन। हाँ, अब ये वाला पार्ट मिल गया आपको 1/6। डिनोमिनेटर कैसे निकलेगा, पी ऑफ एफ। बताओ जल्दी, पी ऑफ एफ। पी ऑफ एफ के लिए क्या करोगे, एन ऑफ एफ डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, एन ऑफ एस। तो एफ में कितने एलिमेंट है चेक कर लो, 3। एस में कितने एलिमेंट है 6। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 3/6। समझ में आएगी 3/6। अब ये 6 और 6 कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 1/3। क्या ये क्लियर हुआ? हमने जिस तरीके से निकाला ये क्लियर हो गया ये चीज सबको, ठीक है। इसी को एक शॉर्टकट फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ये पूरी प्रोबेबिलिटी ना निकाल के आप सीधे सीधे ये निकाल लो, डिवाइडेड बाय ये निकाल लो। जो आपने मन में कैलकुलेट किया था वो इसी तरीके से किया था। समझ में आया कि नहीं ये चीज?
एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, मतलब इसमें कितने एलिमेंट है बस वो काउंट कर लो, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एन ऑफ एफ। डन, हटा दो ये फॉर्मूला फिर मैं। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट कर जल्दी। लिख लिया सबने क्या क्या गिवन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन है, और क्या गिवन है? ई इंटरसेक्शन एफ गिवन है। जल्दी से लिखो, ये तीनों चीजें नोट डाउन करो। देखिए कर लिया नोट? हाँ, फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है? क्या बोलेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ, आगे क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। फॉर्मूला क्या होगा जल्दी बता निखिल? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, आगे अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। क्या ये दोनों वैल्यू गिवन है? हाँ, तो न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी है? 0.2। डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी है? 0.3। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2/3। हो गया, जल्दी बताओ सेकेंड पार्ट का, जल्दी आंसर करो। क्या होगा फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई। फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। जो गिवन होता है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आती है, समझ गए ना? और न्यूमरेटर दोनों का सेम होगा, क्योंकि ई इंटरसेक्शन एफ और एफ इंटरसेक्शन ई दोनों का मतलब सेम होता है। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा यहाँ पर? 0.2। डिनोमिनेटर बदल जाएगा, डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा? 0.6। तो आंसर 2/6, या फिर क्या लिखोगे? 1/3। क्या ये फर्स्ट हो गया सभी का? जल्दी बताओ। चलो इसके बाद सॉल्व करना चालू करो, तुम लोग फटाफट सॉल्व करो। फर्स्ट पार्ट का आंसर बता जल्दी इस क्वेश्चन का। आ गया है? क्या जल्दी बताओ। में क्या है? 6.4। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती। 16/25। हाँ, 16/25। 0.64, 16/25 या 64/100, ये सारे आंसर करेक्ट है। या 0.32 अपॉन 0.5, ये भी सबसे सिंपल तो वही है। देखो सीधे सीधे फॉर्मूला क्या लगा भाई? ए गिवन बी है तो क्या होता है फॉर्मूले में? ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। राघव समझ में आएगी नहीं है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करो। कौन सा लास्ट वाला? ये वाला? हाँ ये कर रहा हूँ, बाकी लोग करने दो। क्या डाउट है बताओ। देखो पहले क्या निकाला था? फॉर्मूला लिखा है तुमने? क्या लिखा है? ए गिवन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन। बस यही तो है, ये कौन सा भाई? इसमें से देखो क्या करना है, पॉइंट 2 को सॉल्व करना है, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे। क्या है फर्स्ट का आंसर? 0.32। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाओगे यहाँ पर? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए का। बी गिवन ए का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बी गिवन ए की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितनी दी हुई है? 0.4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी दोनों सेम होता है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू भी गिवन है 0.8। समझ में आया क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर 0.32 आया। हाँ, किसी का कोई डाउट तो पूछो जल्दी, और हो गया तो नेक्स्ट क्या? 0.32/0.5 गलत बोल रहा है। हाँ सही। कितना आएगा सेकंड पार्ट का? हाँ
0.32 upon 0.5 या 0.64। फर्स्ट पार्ट सबको समझ में आ गया था ना? सेकंड भी हो गया? प्रोबेबिलिटी नहीं। लास्ट वाले का आंसर फॉर्मूला पे निकालेंगे। हाँ क्राइटेरिया ऑफ ए प्लस बी और बी हाँ कितना आ रहा है? 1.3 माइनस 0.32। हाँ ठीक है। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी, निकाल लो बुक। और इसके पहले क्वेश्चन नंबर 3 जिनका नहीं हुआ मुझसे पूछो अभी। क्वेश्चन नंबर 3 तुम तीनों का हो गया। शामिल कौन सा बचा है? जल्दी करो तो डाउट है तो पूछो। अर्जुन कौन सा बचा है? ये तो ऐड गलत किया। 0.8 और 0.5 का एडिशन 1.3 होता है। आदि क्या कर रहा है? आयुष तेरा बंद है कि नहीं? मुस्कान तुम कर दोगी टेस्ट तो कल नया पेपर बनाऊंगा। और कौन देगा? निखिल केमिस्ट्री कितने बजे रहते हैं? हाँ तो 5 से 6 देते हैं। 6 से 7 नहीं 6 से 7 तो केमिस्ट्री। हाँ ठीक है 7 से 8 देते हैं। वो भी 7 से 8 देते लगेगा। पेपर आज जैसा दिया वैसे ही दूंगा। हाँ लैब पेपर में आप भी दे सकते हैं क्या ऑप्शन? नहीं भाई कंपार्टमेंट के क्वेश्चन है वो ट्रायंगल माइनस। हाँ 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 वही बात। बहुत खतरनाक क्वेश्चन था। हमको खुद को करने अच्छा बताओ थर्ड तो हो गया था मेरे ख्याल से सबका। फोर्थ क्वेश्चन किसका किसका बन गया है? नहीं बन रहा है। देखो फोर्थ क्वेश्चन में सबसे पहले प्रोबेबिलिटी और बी तो डायरेक्टली दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा? 5/26। क्या ये निकाला? जल्दी बताओ। किसी को डाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5/26 कैसे आया? इस चीज में डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी दिया हुआ है। अब फॉर्मूला लगा दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये वाली वैल्यू 4 बाय कितना है? 2/5।
इक्वल टू अब से हर वीक टेस्ट रखूंगा ना मैं, ध्यान रखना। अच्छा, और परसों जो है, परसों उसका टेस्ट रख देता हूँ, फिजिक्स का, हाँ, रे ऑप्टिक्स का, ठीक है। हाँ सही बात है। अब संडे परसों सोचा था मैं, अब परसों नहीं, आज ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को रख देता हूँ। संडे को कैसे थे? संडे को मतलब सैटरडे को 2 क्लास फ्राइडे वाले मैंने क्लासरूम खाली नहीं रहती ना, इसलिए। उससे हाँ, बैठ के पूछ। और सैटरडे वैसे 2 क्लास होता है। हाँ हाँ सही बोल रहे हैं। बहुत जोर से हंस रहे हैं। आज संडे का मूवी हो जाएगा। अच्छा, तुम लोग लगातार कितने घंटे पढ़ सकते हो खुद से, सेल्फ स्टडी? कौन कितना कितना, कैपेसिटी कितना कितना, हाँ कितना है? 2 बजे आके बैठ गया, अगर मेरे पास मोबाइल नहीं रहेगा सर तो मैं लगातार पढ़ लूंगा 4-5 घंटे। 4-5 घंटे। और तेरा यश 2 घंटे। और बाकी लोग का क्या क्या है बताओ, जल्दी बोलो क्या क्या है। 4, 1.5 है ऑनेस्टली, हाँ आधा घंटा, 6 घंटा, आधा 1 घंटा। भाई जिन लोग 4 घंटे से कम पढ़ रहे हैं ना, उन लोग थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करो। 3 घंटा तो तुम लोगों का एग्जाम के लिए ही बैठना है, ठीक है। तो थोड़े सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाओ कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। मैं तो 12-13 घंटे बैठता था लगातार, जब मैं सीरियसली पढ़ाई करता था, लगातार लगातार। अरे मैं रात को बैठता था ना, रात को खाना खा के 8 बजे पढ़ने बैठता था और सुबह 8 बजे 9 बजे ऐसे उठता था। अब वो चाय में बनाने के लिए चाय था बस, उतना ही, उससे ज्यादा नहीं था। लेकिन वो एक छोटा सा रूम, एक होटल के रूम में रहता था जब मैं हैदराबाद में रहता था। तो एक होटल का रूम था, उसमें केटल था, टीवी थी और ये सब जो बेसिक फैसिलिटी थी। और मेरा रूममेट था, वो रूममेट सो जाता था, तब मैं लगातार उस समय पढ़ता था स्टडी लैब ऑन करके। स्टडी लैब का क्या कंसेप्ट है, मैं पढ़ाई करता था स्टडी लैब में, क्योंकि उससे डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, इधर उधर की चीजें नहीं दिखेगी, ठीक है। तो तुम लोगों को ना अगर अच्छे से पढ़ाई करनी है ना, तो हाई कंसंट्रेशन लेवल के साथ पढ़ाई करो। तो उसमें क्या है, 1 घंटे में ना 2-3 घंटे की पढ़ाई हो जाती है, समझ गए ना ये चीज। तो फोकस्ड होकर पढ़ाई करो। और यूजुअली इसलिए लोग रात को ज्यादातर पढ़ाई करते हैं ताकि डिस्ट्रैक्शन कम होता है। नींद सुबह ले लो। हाँ। नहीं तो अभी स्कूल का भी टाइम खत्म होने वाला है ना, स्कूल ज्यादा दिन कहाँ रहेगा, ठीक है। तो इसलिए जो पीएल रहेगा, प्रिपरेशन लीव रहेगा, उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, ठीक है। और प्रैक्टिकल्स में टाइम वेस्ट कम करना, फेयरवेल में टाइम वेस्ट कम करना। 10 दिन तक फेयरवेल मत ऐसा मत करना, ठीक है। 12th का परसेंटेज ज्यादातर बच्चों का उनका फेयरवेल खराब करता है, तो वाली चीज में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। ये बना कि नहीं? चलो बैक टू द स्टडी, जल्दी बताओ कितना आ गया ये आ गया 2/13। और ए यूनियन बी आ गया क्या? कितना आ रहा है ए यूनियन बी? 11/26। 11/26 सबका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। इसका पहले तो ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे, फॉर्मूला लग जाएगा, इन दोनों का एडिशन माइनस ये 4/11, ठीक है। 4/11 करेक्ट है, फर्स्ट पार्ट आंसर। सेकंड का निकालो, किसका? फोर्थ का कौन सा वाला पार्ट? फोर्थ में फाइनल आंसर अलग आ रहा है क्या? मैंने चेक नहीं किया था, एक बार ये देखो। ए इंटरसेक्शन बी तो ये आ गया था ना, ए इंटरसेक्शन बी तो आपने सही निकाला था, ठीक है। यूनियन निकालना है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब 5/26 प्लस 5/13 माइनस 2/13। तो एलसीएम लोगे तो 26 आ जाएगा, इधर पे 5 आ जाएगा, 5 प्लस ये हो जाएगा 10 माइनस ये 4 हो जाएगा, 11/26 को आएगा, ठीक है।
हटा रहा हूं उसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से ये करो। इसका फर्स्ट पार्ट बन गया क्या सबका? हो गया? हाँ आयुष बता, ये फर्स्ट वाले का कितना आया था? सेकेंड वाले का 4/5 a इंटू सेक्शन बी मल्टीप्लाइड बाय बी किया होगा ना, मल्टीप्लाइड बाय बी, तो हाँ अपॉन में किया होगा 4/5, ठीक है। और इसका 2/3 a इंटू सेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ a, हाँ ठीक है 2/3 हो गया सबका ये। चलो नेक्स्ट। नहीं बन रहा है? समझ में नहीं आ रहा है, चलो समझाता हूँ, इधर ध्यान देना। अब कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, एक कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे, सैंपल स्पेस क्या होगा? हाँ 8 पॉइंट्स आएंगे सैंपल स्पेस में। तो सबसे पहले होगा ट्रिपल एच, HST, HTH, THH, फिर क्या आएगा? नहीं HTT, THT, TTH, फिर आखिरी आएगा ट्रिपल टी। मैं उस ऑर्डर में बनाता हूँ, एक बार 3 हेड, एक बार 2 हेड, एक बार 1 हेड, एक बार 0 हेड, है ना, उससे गलती होने के चांस कम हो जाते हैं इसलिए। हाँ तो इसमें क्या लिखा है? इवेंट ई क्या है? इवेंट ई है हेड ऑन थर्ड टॉस। तो इवेंट ई के एलिमेंट क्या होंगे? 1 2 3 4, ये चारों आएंगे, नोट कर लेते हैं। ट्रिपल एच, HTH, THH, TTH। फिर इवेंट एफ के एलिमेंट क्या आएंगे बताओ? हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, फर्स्ट 2 टॉसेस पे हेड, तो ये आएगा, ये आएगा, और कुछ आएगा क्या? नहीं। तो ट्रिपल एच आएगा और क्या आएगा? HHT आएगा। यहां तक क्लियर हो गया? अब क्या निकाला है इस क्वेश्चन में? प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या लिखा ऊपर में? E गिवन F। अच्छा ये नहीं पढ़ा था ऊपर वाला? प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F, क्या फॉर्मूला बताओ जल्दी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। इसको ना ये फॉर्मूले की बजाय दूसरा एक और फॉर्मूला मैंने बताया था, प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल के सीधे सीधे क्या कर सकते हैं? n ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय n ऑफ F, ये फॉर्मूला लगाओ, ज्यादा आसान होगा। तो उसके लिए E इंटरसेक्शन F निकालना पड़ेगा। तो E इंटरसेक्शन F क्या होगा? तो इन दोनों में कॉमन एक ही है, ट्रिपल एच। क्या ये क्लियर हो गया? तो n ऑफ E इंटरसेक्शन F की जगह पे 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय n ऑफ F की जगह पे 2 आएगा, उसका आंसर कितना आ जाएगा? 1/8। समझ में आया ना कैसे बनाना है? चलो इसी तरीके से सेकंड वाला सॉल्व करो। एटमोस्ट और लीस्ट टू वाला क्या है? एटमोस्ट 2 का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 2 टेल, मतलब 0 टेल, 1 टेल और 2 टेल को काउंटिंग में लेंगे। पहले सेकंड वाला नहीं बना क्या? बताओ मुझे, सेकंड वाला समझाओ। फर्स्ट वाला इरेज कर दूं क्या? अच्छा इधर पे ध्यान देना, सेकंड पार्ट के लिए सैंपल स्पेस तो सेम होगा। इवेंट ई में क्या क्या आएगा?
तो इवेंट ई में बोल रहा है एट लीस्ट 2 हेड, एट लीस्ट 2 हेड मतलब कम से कम 2 हेड। तो कम से कम 2 हेड मतलब 2 और 3 हेड वाले को काउंटिंग में लेंगे। इसका मतलब होगा 2 हेड एंड 3 हेड, यही हुआ। तो हम इन सबको काउंटिंग में लेंगे। क्या ये क्लियर हो गया? जल्दी बताओ। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा इवेंट ई आ जाएगा, ये पूरा का पूरा इवेंट ई आ जाएगा। इवेंट एफ क्या है? इवेंट एफ है एटमोस्ट 2 हेड। एटमोस्ट 2 हेड का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड। तो इसमें किसको किसको काउंटिंग में लेंगे? 2 हेड को और 2 से कम हेड, मतलब 1 हेड को और 0 हेड। समझ में आया कि नहीं? ये तो इसकी काउंटिंग में कौन कौन से आएंगे? इसकी काउंटिंग में ये सारे आएंगे, ये पूरा का पूरा एफ में आएगा। कई बच्चे ये वाली चीज को काउंट नहीं करते, इसको भी काउंट करना, क्योंकि यहाँ पर 0 हेड है। एटमोस्ट 2 हेड में 0 हेड वाले भी काउंटिंग में आएगा। क्या ये क्लियर हो गया? अब जो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई गिवन एफ की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ का फॉर्मूला क्या होता है? एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय एन ऑफ एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट है देख लो, 3। एफ में कितने एलिमेंट है देख लो, 1 2 3 4 5 6 7। आंसर कितना आ जाएगा? 3/7। समझ में आ गया? अब आखिरी पार्ट जल्दी सॉल्व करके देखा खुद से। एटमोस्ट 2 टेल मतलब स्टार्टिंग के 1 से लेके 7 ले रहे होंगे। एटलीस्ट 1 टेल मतलब सेकंड से लेके लास्ट वाला ले रहे होंगे, है ना? वन आ रहा है? नहीं, 1 तो नहीं आ रहा है। तुम लोग लिख के करो या थोड़ा लिखो उसको। 5/6 आ रहा है। गलत नहीं हो रहा, अब मैं बता रहा हूँ गलत किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अब मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, फिजिक्स की क्लास में खड़ा रखूंगा जो गलत बताएगा। चलो अब सही निकाल। एटलीस्ट 1 को काउंट नहीं करते। हाँ, एटलीस्ट 1 में 1 को काउंट नहीं करते। हाँ, एटलीस्ट 1 में 1 को काउंट करते हैं। हाँ, 1 और 1 से ज्यादा। और सबसे आंसर चाहिए ना मुझे। लेकिन तेरे लिए एक नया क्वेश्चन रहेगा। मेरा तो आ गया। एटलीस्ट, हाँ, एटलीस्ट 1 टेल का मतलब होता है कम से कम 1 टेल होना चाहिए, है ना? तो 1 टेल, 2 टेल और 3 टेल सभी को काउंटिंग में लेंगे। मतलब ट्रिपल एच को छोड़ के सबको काउंट करेंगे। आगे क्या रहा आंसर? खड़ा रहेगा। 2 गलतियां, पहले तो आंसर गलत है, दूसरा तो बहुत ही ज्यादा गलत है। 8/7 कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं बोला, ठीक है? इधर पे ध्यान देना। सबसे पहले ये देखो, इसमें लिखा है एटमोस्ट 2 टेल, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 टेल। इसका मतलब आप 2 टेल को लोगे, 1 टेल को लोगे, 0 टेल को लोगे। इसमें कितना टेल है? 0, ये लेंगे। इसमें 1 है और इसमें 2 है, तो आप इन सभी को काउंट करोगे। समझ में आया? इसीलिए मैं क्यों ऐसे लिखता हूँ, सैंपल स्पेस ऐसा क्यों लिखता हूँ, उसके पीछे का भी लॉजिक समझो, ताकि ये वाले जो इवेंट्स है उसको बनाने में आपको इजी जाए, ठीक है? तो ये सब के सब काउंट में आएंगे। ये हो जाएगा इवेंट ई,
फिर उसके बाद आते हैं इवेंट एफ पे। तो यहां पर क्या लिखा है, एटलीस्ट वन टेल। एटलीस्ट वन टेल का मतलब वन टेल, टू टेल और थ्री टेल। तो वन टेल, टू टेल और थ्री टेल मतलब ये पूरा लेंगे एफ में। समझ में आ गया? तो पिंक वाला जो है वो ई है, व्हाइट वाला जो है वो एफ है। दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? दोनों का इंटरसेक्शन ये है, दिख रहा है ना? इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है? 6। और डिवाइडेड बाय क्या आता है? एन ऑफ एफ आता है। तो एफ में कितने एलिमेंट है? 7। तो आंसर कितना आएगा? 6/7। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो एंड करता हूँ क्लास में। और क्लास में जाना ना सभी सीधे।